गुड आफ्टरनून। आपको इस वीडियो में मैं बिज़नेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी स्टार्ट। देखो, मैंने आपको पहले भी कितनी बार बता दिया है कि अगर हमने फंड्स को क्या करना हो, रेज़ करना हो, तो हमारे पास कितने रास्ते होते हैं। मेनली तो तीन ही रास्ते होते हैं, लेकिन अगर हम अपने इंटरनल फंड्स को यूज़ करते हैं, देखो अगर एग्ज़ाम में तुम ध्यान रखना, देखो कि फंड्स को रेज़ ना हम टू टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन से? इंटरनल एंड सेकंड क्या है? एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हमारा मेनली आएगा रिटेन अर्निंग। आपको कितनी बार मैंने बता दिया रिटेन अर्निंग क्या होती है। एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास आएंगे डेप्ट, सेकंड हमारा क्या है? प्रेफरेंस शेयर, थर्ड क्या है? इक्विटीज। ठीक है, इक्विटीज आएंगी। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाहर नहीं जा रही, अपने ही खुद के फंड्स को अरेंज कर रही है। जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सब खर्चे कट के 2,000 के खर्चे काट दिए, 8,000 का हमारे पास बाकी बचा प्रॉफिट। अब इसी को हम डिविडेंड की फॉर्म में किसको देंगे? इक्विटी वालों को देंगे। इक्विटी वालों से पूछा कि अगर आप 8,000 लेना चाहते हो या नहीं। हमने उनको कहा कि हमारे पास अगर आप डिविडेंड नहीं लोगे ना, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम 8,000 को इन्वेस्ट करके अच्छे से पैसे कमा सकेंगे, और जो भी पैसे हमारे पास हमारे को प्रॉफिट होगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्विटी वाले उस पर एग्री हो गए, तो ये क्या हो गई? 8,000 हमारी रिटेन अर्निंग हो गई। हमने अर्निंग्स को अपने पास ही रिटेन्ड कर लिया, अपने पास रख लिया, बजाय कि इक्विटी वालों को एज डिविडेंड देने से। अच्छा, इसी को इक्विटी रिटेन अर्निंग बोला जाता है। आपको मैंने डेप्ट बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स बता दिए, इक्विटीज बता दिए। अब आता है लास्ट कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट हमने कैसे निकाले रिटेन अर्निंग की? रिटेन अर्निंग आर द दो सेक्रीफाइस विच आर मेड बाय द शेयर होल्डर हु आर नॉट रिसीविंग डिविडेंड ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको रिसेंट बताया है कि जो अपना प्रॉफिट में जो डिविडेंड की फॉर्म में हिस्सा होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं, वही पैसा क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग। ऑन द रिटेन अर्निंग इन्वेस्टर वांट डिविडेंड। ठीक है, इसमें क्या है? रिटेन अर्निंग, ऑन द रिटेन अर्निंग इन्वेस्टर वांट डिविडेंड। इसमें क्या होता है कि रिटेन अर्निंग जो होती है ना, वो किसकी फॉर्म है? डिविडेंड की फॉर्म है। अब मान लो मैंने आपको क्या बताया, 8,000 को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो आगे क्या होता है? आगे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इन्वेस्टर कहता है कि चलो आज ना आप मेरे को डिविडेंड दो, फ्यूचर में जब आपको प्रॉफिट होगा ना, कंपनी को कहता है फ्यूचर में आपको जब प्रॉफिट होगा ना, तब मुझे एज डिविडेंड तो देना ही देना, मेरा पुराना जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा वो भी दे देना। तो कंपनी एग्री हो जाती है, तो वही हमारे पास रिटेन अर्निंग हो जाती है। समझ में आया? उसके बाद क्या? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। मैंने आपको क्या बताया था? 8,000 को इस जगह हमारे पास इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए कौन सी कॉस्ट होगी? अपॉर्चुनिटी के लिए हमने कॉस्ट बियर की है कि आपको पुराना डिविडेंड भी दे देंगे, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा आपको चलो शेयर होल्डर को हिस्सा भी दे देंगे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या? रिटेन अर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है? रिटेन अर्निंग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम ना रिटेन अर्निंग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। बस फ़र्क यह है कि मैंने आपको याद हो तो बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स में हम टैक्स को कंसीडर नहीं करते। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट बात है कि शेयर्स के केस में ना, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, हम टैक्स को कंसीडर नहीं करते। बट रिटेन अर्निंग के केस में हम टैक्स को भी कंसीडर करेंगे और ब्रोकेज की कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे निकालते हैं, चाहे तो वो हम ग्रोथ को कंसीडर करना है, ठीक है, नहीं ग्रोथ को करना तो ठीक है। हमने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाल लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ब्रोकरेज रेट। ये हमारी क्या निकल आई? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकल आई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ द शेयर होल्डर विश टू इन्वेस्ट देयर
after tax dividend income in alternative security they may have to incur some cost of purchasing। अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर होल्डर है, वो चाहता है कि उसको डिविडेंड, शेयर होल्डर एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, वो एग्री हो जाता है कि मेरे 8,000 को मुझे देने के बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर दो, तो उस पर ना ऐसी सिचुएशन में ना अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो हमें ब्रोकर बीच में चाहिए, जो एजेंट होते हैं इनको हमारे को इनको एक कमीशन देनी पड़ती है, ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ती है, और ये ब्रोकर को कमीशन कंपनी नहीं देगी बल्कि शेयर होल्डर देंगे। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर रिटेन अर्निंग के केस में अपने डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट करवाना चाहता है तो जो भी कॉस्ट आएगी वो कौन पे करेगा? शेयर होल्डर पे करेंगे। इस ब्रोकरेज कॉस्ट के कारण जो शेयर होल्डर की एग्जिस्टिंग डिविडेंड जो अमाउंट था, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोला जाता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है कंपैरिजन टू न्यू, हमारे जो अपॉर्चुनिटी से जो हमारे को इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। देखो मान लो 8,000 का हमारे को क्या हुआ था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। अब कंपनी को शेयर होल्डर ने कहा कि अभी मेरे को डिविडेंड देने के बजाय ना आप 1 साल बाद दे देना और इस पैसे को कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर दो। इस इन्वेस्टमेंट करने पे जो कंपनी को ब्रोकेज कॉस्ट को बियर करना पड़ा, अब वो कंपनी ब्रोकेज कॉस्ट को बियर नहीं करेगी बल्कि कौन करेगा? शेयर होल्डर करेंगे। अब ये ब्रोकेज कॉस्ट को बियर करने से शेयर होल्डर का क्या होगा? जो नई सिक्योरिटी पे रिटर्न होगी वो कम होगी, किसके कंपैरिजन में? एग्जिस्टिंग डिविडेंड के कंपैरिजन में। समझ में आया क्यों कम होगी? क्योंकि उसको ब्रोकेज कॉस्ट भी बियर करनी पड़ी है। तो इसीलिए जो भी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होगी न्यू सिक्योरिटी की, वो कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग डिविडेंड के क्या होगी? कम होगी।